नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मोदी कैबिनेट ने हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन के विधेयक को मंजूरी दी थी। वहीं मोदी सरकार ने अब इस विधेयक को संसद के पटल पर पेश करने का फैसला किया है। इसी को लेकर बीजेपी नेता मुकेश कोहली ने कहा कि ये पीएम का ड्रीम भी है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्योंकि इससे बजट भी कम होगा। देखिए, हमारे बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम सपना है, प्रोजेक्ट है कि पूरे देश में एक समय पर ही चुनाव होने चाहिए। जिस प्रकार से चुनाव में धन का दुरुपयोग होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, फोर्स को लगाना पड़ता है, फोर्स को इधर से उधर करना पड़ता है। और वहीं मुख्यमंत्री धामी ने दिव्यांगों को एक खास तोहफा दिया है। आपको बता दें कि सीएम के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड में दिव्यांगों को उपकरण बांटे जा रहे हैं और इसी क्रम में खंड शिक्षा कार्यालय में स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीआरसी नारसन में 6 से 18 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को सहायक और शिक्षा में काम करने आने वाले उपकरण दिए गए हैं। आपको बता दें कि उपकरण कार्यक्रम एलिम्बो कानपुर और समग्र शिक्षा अभियान की ओर से किया गया और इसी दौरान खंड शिक्षा अधिकारी महराज अहमद ने इस बारे में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है समग्र शिक्षा की तरफ से हमारे स्कूलों में जो बच्चे विकलांग हैं, जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम के लिए यहाँ एलिम्को कानपुर की तरफ से एक पहले प्रशिक्षण हुआ, जिसको उन्होंने उनको चिन्हित किया। जब वो चिन्हित हो गए तो उनकी किसकी क्या आवश्यकता थी, उस बच्चों को उस बच्चे के लिहाज से वो सारी चीजें उन्होंने किट के रूप में, आपने भी देखा है, मॉडल्स के रूप में और ट्राइसाइकिल से लेकर सभी चीजें उनको दस्तियाब की, मतलब उनको मुहैया कराई। समग्र शिक्षा के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए आज जो उपकरण हैं उनका वितरण का कार्यक्रम जो है ये हमारे बीआरसी नारसन के सभागार में आयोजित किया गया है। और एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वहीं अब शीतकालीन सत्र में इसे संसद में पेश कर दिया गया है। आपको बताते चले कि अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन अब मैन पावर के साथ तमाम बिंदुओं पर गौर करने की आवश्यकता है। पास होना है और मैं ये कहूंगा कि प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन क्या हमारी मैन पावर उस लायक है? क्या हम अभी उसके लिए तैयार हैं? एक उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, यहाँ पंचायत के चुनाव साथ नहीं हो पा रहे। हरिद्वार में अलग होते हैं, बाकी उत्तराखंड में अलग होते हैं। छात्र संघ के चुनाव हम नहीं करा पा रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव डिक्लेयर करने के बाद हम पीछे कर दे रहे हैं। निकाय और पंचायत चुनाव की वही स्थिति है, तो ये बहुत आसान नहीं है। अभी हरियाणा में चुनाव मुश्किल 2 महीने पहले हुए हैं, दिल्ली में 2 महीने के बाद चुनाव है। क्या इनको 29 में दोबारा कराएंगे? और राज्य के 102 नगर निकायों में होने वाले चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण नियमावली मंजूर हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव पर तंज कसा है। देवेंद्र ने कहा है कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। वहीं उन्होंने ओबीसी आरक्षण पर कहा कि आरक्षण की प्रक्रिया भी सही तरीके से होनी चाहिए। आपको बता दें, नियमावली के हिसाब से ही सभी निकायों में ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस महीने के आखिरी सप्ताह में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना जताई जा रही है। ये भाजपा जो है पिछले 1.25 साल से चुनाव की तैयारी में लगी है, लेकिन चुनाव कराने के लिए डर रही है। इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसलिए अपने जो भी कार्यक्रम है इस तरह से चला रहे हैं। जैसे अभी ओबीसी का आरक्षण है, जो वार्ड है या जो लोअर स्तर पे पंचायतों में आरक्षण है, या स्थानीय जो
उनकी आबादी है संबंधित कैटेगरी की, उसके आधार पर होना चाहिए। ये नहीं कि प्रदेश की जनसंख्या को लेकर आप पूरे प्रदेश में एक ही परसेंटेज थोपने और झगड़ा होने का जो है अवसर जनता को दे, जनता कोर्ट में जाए, ताकि आपको फिर से चुनाव आगे बढ़ाने का बहाना मिल जाए। और निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास विभाग में जिलाधिकारी को आरक्षण निर्धारित के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। वहां राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। खास तौर पर बीजेपी में इस बात को लेकर चर्चा है कि जो नेता दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं वे बड़े पैमाने पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान 15,000 के लगभग लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और ऐसे में ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर उन्हें अलग अलग निकाय क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ऑब्जर्वर की अब देखिए नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर तैयारी में सभी पार्टियां जो है वो जुटी हुई हैं, तो वही बीजेपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जहां पर आपको बताते चले कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद से लगभग 15,000 लोग जो है इस बीच बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी का जो कुनबा है इस बीच लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वही ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की जाएगी और अब ऑब्जर्वर जाएगा और इसी के साथ साथ जो है क्या कुछ मुख्य जिम्मेदारी किसे दी जाएगी इसका जो है निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां एक्टिव मोड में आ चुकी है और इस बीच बीजेपी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी का भी इस बीच लगातार जो कुनबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां 15,000 लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं और इस बीच बीजेपी फुल एक्टिव मोड में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, जहां पर अब ऑब्जर्वर की नियुक्ति होने वाली है। लगभग 15,000 लोग इसके लिए बीजेपी में भी शामिल हुए हैं और इस बीच तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब निकाय चुनाव की जो तैयारी है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। उत्तराखंड से तस्वीरें दिखा रहे, कई राज्यों में देखिए निकाय चुनाव होने वाले हैं और इस बीच उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव की तैयारियों में पूरी जो तमाम पार्टियां हैं वो फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। बीजेपी की भी तैयारी देखिए अब पूरी तरह से तैयार है। देखिए, दूसरे दलों से बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हुए हैं और मेरी जानकारी के लगभग 15,000 कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के आसपास भाजपा में आए। तो जो विचारों से, कर्म से और पूरी निष्ठा के साथ में भारतीय जनता पार्टी जिसने ज्वाइन की है उसका पूरा पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। और अगर कोई कार्यकर्ता टिकट की मांग कर रहा है, कोई अध्यक्ष के लिए मांग कर रहे हैं, कोई पार्षद के लिए भी मांग कर रहे हैं, तो जैसी हमारी सर्वे टीम वहां जाएगी और इसके अलावा हम जो है अन्य प्रकार से भी सर्वे इसका चल रहा है। और आगे बढ़ेंगे जहां मंगलौर में महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन चलाया जा रहा है। उस मिशन ऑपरेशन में नई किरण के अंतर्गत मंगलौर राजकीय डिग्री कॉलेज में सीओ मंगलौर विवेक कुमार और महिला पुलिस ने शिक्षिका एवं छात्राओं को जागरूक कर महिला हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई है, जिससे कि महिलाओं और छात्राओं के साथ होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। इसी के साथ आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में छात्राओं और शिक्षिकाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं में भी अवगत कराया गया। ये आज डिग्री कॉलेज में जो छात्राएं हैं उनके साथ एक इंटरेक्शन किया गया, जिसमें महिला अपराध, महिला सुरक्षा, नशा, साइबर क्राइम और विभिन्न पहलुओं पर इसमें बात की गई और छात्र छात्राओं को इस बारे में जानकारी दी गई और जानकारी को लेकर इंटरेक्शन ये अभी संपन्न हुआ है। तो एक अच्छा माहौल में एक अच्छा इंटरेक्शन हुआ है और हम यह उम्मीद करते हैं कि जो भी बिंदु हमारे द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं उनका अमल जो है बच्चे लाएंगे और एक सुरक्षित माहौल जो है हम सबके लिए यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे। हमारे कॉलेज राजकीय महाविद्यालय मंगलौर में सीओ साहब और पुलिस अधिकारी डिपार्टमेंट से बहुत से अधीक्षक आए थे और उन्होंने हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण 2 नंबर बताए, 112, जो हमें हर तरीके से हेल्प करेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में को लेकर हो। और 1 नंबर बताया है हमें 1930, जो हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड है। उसमें हमने जैसे साइबर फ्रॉड होते हैं वो सारे क्राइम से अगर हमें किसी भी तरीके में हेल्प चाहिए तो हम 1930 को फोन कर सकते हैं।
आप जा रहे चुनाव को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहरी निकाय ने नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की मंजूरी दे दी है। शहरी विकास निदेशालय ने अपने आदेशों में नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं निदेशालय द्वारा वार्ड के आरक्षणों की जो है समय सारणी भी जारी कर दी गई है और इस बार आरक्षित सीटों पर बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बता दें कि ऋषिकेश नगर निगम सीट एससी को दी गई है और वही देहरादून, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रपुर और काशीपुर नगर निगमों में आरक्षित रेखा रखा गया है। इसके अलावा हरिद्वार नगर निगम ओबीसी महिला को दी गई है और रुड़की, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर निगम की महिला को दी गई है। चुनाव को लेकर अब शहरी विकास निदेशालय चुनाव जल्द आयुक्त से मिलेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर चुनाव के लिए लगभग अब देखिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं और जो है तमाम जिम्मेदारी भी दी गई है। चुनाव के लिए जो तैयारियां है वो उसके लिए अब पूरी तैयारी हो चुकी है और वही अब देखिए आरक्षण को भी मंजूरी मिल गई है, जिसमें तमाम लोगों के भी नाम हमने आपको अभी बताया। आरक्षित सीटों पर भी अब जो है बदलाव किया गया है। जो महिला के लिए आरक्षित सीटें उस पर भी देखिए कई तरह की बदलाव देखने को मिल रहा है। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आरक्षित सीटों पर अब देखिए तमाम बदलाव किए गए हैं और तमाम नामों का जिक्र हमने आपको बताया। और देखिए वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर यहाँ पे तमाम जो बदलाव है उनके नाम जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें निकाय चुनाव है और इसके लिए जो है अब तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सभी पार्टियां जो है अब अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकती हुई नजर आ रही हैं। नगर निकाय का चुनाव है, बीजेपी फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है, तो वही अन्य पार्टियां भी अब जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। तो वही बीजेपी में अब ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया जाने वाला है। हाँ, फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आरक्षित सीटों पर अब बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां महिला की आरक्षित सीटें हैं वहां भी बदलाव देखने को मिला है। चुनाव के मद्देनजर ये बदलाव किया गया है और देखिए चुनाव के लिए भी पूरी तैयारियां जो है हो गई हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग ओपीडी संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार।
अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं और इस बीच आरोप प्रत्यारोप का भी जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बीते लंबे समय से उत्तराखंड का दौरा नहीं कर रही हैं और वहीं दूसरी ओर बीजेपी से एक और भाजपा प्रभारी नगर निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर देहरादून पहुंचकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं और ऐसे में भाजपा ने तंज कसते हुए कहा है कि कुमारी शैलजा को उत्तराखंड से लगाव नहीं है और न ही उनका भावनात्मक प्रेम उत्तराखंड में है। बीजेपी नेता का बयान सुनने के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने पलटवार किया है। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की प्रदेश की प्रभारी हमेशा उत्तराखंड से नदारद रही हैं। कभी भी उनकी भावनाएं इस प्रदेश से नहीं जुड़ी, कभी भी उनका विशेष लगाव इस प्रदेश से नहीं रहा। उन्होंने अपने प्रदेश के चुनाव को ही बहुत ही हल्के में लिया और वहां पर जिस तरीके से सिर्फ उटव्वल रही तो वहां पर आप नतीजा देख चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर भी वही नतीजा रहा। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है ये बात बिल्कुल गलत है और ये देखिए कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में उथल पुथल मची है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या जो नेता हैं उन्हें अपनी पार्टी में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अशोक चक्र विजेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम से मिनी स्टेडियम के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस आगामी 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक 3 दिवसीय विशाल जन जागरण पद यात्रा निकालेगी और इस यात्रा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें पदयात्रा का शुभारंभ बिंदु खत्ता के इंद्रनगर प्रथम से किया जाएगा और ये पदयात्रा लगभग 30 किलोमीटर तक चलेगी जो कि संपूर्ण विधानसभा में घूमेगी। वही यात्रा का समापन 18 दिसंबर को किया जाएगा। इससे पूर्व तहसील परिसर के समीप एक विशाल जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय तथा सूबे के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। हम लोग सब कांग्रेस वाले मिलकर करते हैं जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री करण मेहरा भी आएंगे। ये हमारा कार्यक्रम 16, 17, 18, 3 दिन का है। इसमें स्वर्गीय शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी का यहाँ पर जब कांग्रेस सरकार थी श्री हरीश रावत ने जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड सरकार के, इनके द्वारा 2-3 बार यहाँ आए और उन्होंने शहीद मिनी स्टेडियम की घोषणा की। उसमें श्रम मंत्री श्री हरिचंद्र दुग्गापाल थे, इनके द्वारा भूमि पूजन किया गया और वादा किया गया और उनके द्वारा प्राप्त करके भूमि का हस्तांतरण भी प्राप्त चल रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, इस सबको शहीद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया भाजपा सरकार। ये पद यात्रा जो है भी शहीद मोहननाथ गोस्वामी जी अशोक चक्र विजेता, इनका 2015-16 में यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम की घोषणा हुई थी और उसके बाद 10 लाख रुपया टोकन मनी भी उसका आ चुका था और साथ में बागेश्वर में जनपद में वहां पर खाती गांव है, वहां पर वो भूमि हस्तांतरण का भी कार्यक्रम चल रहा था। उस टाइम हो गया था ये, लेकिन आज तक वो स्टेडियम नहीं बना। लेकिन आज अब सुनने में आ रहा है कि अभी तक वो स्टेडियम की भूमि हस्तांतरण नहीं हो पाई है। 2016 में कांग्रेस सरकार में शहीद अशोक चक्र विजेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अभी तक उसमें एक ईंट भी नहीं लगा है। ये सरकार के इतने साल, लेकिन ये सरकार शहीदों के नाम पे वोट ले लेती है, शहीदों के नाम में लोगों को बरगला लेती है, लेकिन इतना बड़ा स्टेडियम और जिले का एकमात्र अशोक चक्र हमें सरकार ने दिया है, तो अभी तक वो स्टेडियम स्टार्ट नहीं हुआ है। हम यहाँ पर 3 दिन की पदयात्रा कर रहे हैं जिसमें जो है आक्रोशित सारे लोग इकट्ठा होकर पदयात्रा करेंगे। 16 को हमारी पदयात्रा स्टार्ट होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में बागवानी से सशक्त हो रहे हैं किसान, बन रही है उन्नत प्रदेश की विशिष्ट पहचान।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से किसानों की आय में जबरदस्त मुनाफा, फल और सब्जियों में पौष्टिकता, विकास के अंत्योदय सफर की कहानी लिख रही है। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के तहत किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर 50% सब्सिडी अथवा 7,50,000 रुपए तक और रेफ्रिजरेटर वैन पर 50% सब्सिडी अथवा 13 लाख रुपए तक दिए जा रहे हैं। साथ ही फल, सब्जियां, पुष्प और मसालों के पौधे और बीज 50% सब्सिडी पर किसानों को प्रदान किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना के तहत हमें सब्जी और बीज उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे कि हमें समय समय पर उद्यान विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के कीटनाशक दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाती हैं और महिलाओं का एक आजीविका को लेकर एक नया ही उत्साह उत्पन्न हुआ है। मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना में पॉली हाउस के अंदर सब्जी या पुष्प का उत्पादन करने पर किसानों को 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सी ग्रेड सेब और अन्य फलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए व्यवस्था की गई है। फसल बीमा योजना के तहत फलों और मौसमी सब्जियों का बीमा कराया जाता है और सरकार किसानों को प्रीमियम की कई गुना धनराशि प्रदान कर रही है। हमने आम की फसल का बीमा करवाया था, जिसका 8 गुना प्रीमियम हमें सीधा डीबीटी के माध्यम से हमारे अकाउंट में प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार, मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का। बागवानी योजनाओं से खुल रहे हैं समृद्धि के द्वार, किसानों को मजबूत बना रही है उत्तराखंड सरकार। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर रोड स्थित आनंद कैस्ट्रल होटल में जो है उत्तराखंड पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू घई की संस्तुति के आधार पर उत्तराखंड पंजाब महासभा के बिजली अध्यक्ष जिला अध्यक्ष परवीन सेठी की अध्यक्षता में नई उत्तराखंड पंजाबी महासभा काशीपुर की हवाई का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पूर्व पार्षद आशीष बॉबी को उत्तराखंड पंजाबी महासभा काशीपुर का अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश अरोरा, उपाध्यक्ष ललित अरोरा, संजीव अरोरा, नीरज झावड़ा, महामंत्री मोहन दासवानी, कोषाध्यक्ष प्रीत ढिंगरा, सचिव प्रिंस अरोरा, एडवोकेट जितेंद्र पाल सिंह, उप सचिव रवि छाबड़ा, मीडिया प्रभारी दीपक ठोकराल और संगठन मंत्री मनोज पोपली को जिलाध्यक्ष परवीन सेठी के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। काशीपुर इकाई की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसमें हमने नई कार्यकारिणी में इनको दायित्व सौंपा है 12 लोगों को, जो सब समाज को साथ लेके चलने के लिए तत्पर है और समाज के लिए कार्य करें। आज हमने उत्तराखंड पंजाबी महासभा ने ये घोषणा भी करी है कि किसी भी पंजाबी समाज के बेटे की शादी जिसके फादर नहीं है उनको 11,000 रुपए की उत्तराखंड पंजाबी महासभा की तरफ से मदद की जाएगी। सभी पंजाबी समाज सबसे पहले बड़े भाई संजय राजीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, परवीन सेठी जी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है। पहले भी हमेशा पंजाबी समाज बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, जो सबको सबका खाना है। जो परवीन सेठी जी ने घोषणा करी है, किसी गरीब लड़की शादी होगी जिनके पापा जी नहीं होंगे उन्हें 11,000 रुपए दिए जाएंगे, बाकी हम परिवार सब उनके साथ खड़ा होगा। देखिए, आज और काफी पहले से भी उत्तराखंड पंजाबी महासभा अपना कार्य कर रही है और मैं कहता हूं सारा भारत ही हमारा एक परिवार के रूप में हम लेते हैं, लेकिन कुछ समाजों के लिए भी उनकी व्यवस्थाओं को पूर्व में भी ऐसे संगठन बनते रहे हैं। ऐसे ही हमारी उत्तराखंड पंजाबी महासभा जो पंजाबी समाज को सदैव एकजुटता करने के लिए अग्रसर रही है और आज हमारे इस उत्तराखंड पंजाबी महासभा का काशीपुर इकाई का गठन करते हुए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजीव घई जी की संस्तुति पर हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय हमारे परवीन सेठी जी ने आज काशीपुर इस विधानसभा में आशीष अरोरा बॉबी के नाम पर मोहर लगाते हुए
और पौड़ी जनपद के सभी न्यायालयों पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडाउन में राष्ट्रीय लोक अदालत को आयोजन किया गया, जहां पर बीते दिन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली के मुताबिक जनपद में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 643 वादों में से 643 वादों का निस्तारण किया गया। बताया गया कि वादों के निस्तारण में 1,68,54,768 रुपए की धन वसूली की गई है। बताया गया है कि इसके साथ ही फ्री लिटिगेशंस के 28 वाद 19 तारीख को किए गए, जिसमें से 22,79,541 रुपए की धन की वसूली की गई है। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, जिसके अनुक्रम में हमारे राज्य के समस्त जनपदों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी हमारे जिला मुख्यालय के अतिरिक्त जितने भी बाह्य न्यायालय हैं, जिनमें कोटद्वार, लैंसडाउन, श्रीनगर, धूमाकोट, इन सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाए जाने हेतु हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में समस्त न्यायालय हेतु कुल 7 पीठों का गठन किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।